नमस्कार। G7 का जिक्र हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, खासकर जब दुनिया के बड़े नेता मिलते हैं। पर यह है क्या भला? क्यों बना? और आज इसका क्या मतलब है? हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी पूरी कहानी परत दर परत खोलती है। तो चलिए समझते हैं इसे। सोचिए 1970 का दशक, दुनिया की अर्थव्यवस्था मतलब काफी डामाडोल थी। 1971 में अमेरिका ने वो डॉलर को सोने से अलग कर दिया, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म। इससे करेंसी बाजार में काफी बेचैनी फैल गई। ठीक है। फिर 1973 में आया ओपेक, यानी तेल बेचने वाले देशों का झटका। उन्होंने तेल की सप्लाई रोक दी। नतीजा? नतीजा भयंकर तेल संकट और आसमान छूती महंगाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम्म, आप। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में दुनिया के कुछ सबसे अमीर और कह सकते हैं औद्योगिक देशों को लगा कि भाई हमें अपनी आर्थिक नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए कहीं तो मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये जरूरत महसूस हुई। हाँ, बिल्कुल। इसी सोच ने 1975 में जन्म दिया पहली बैठक को। ये फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के कहने पर हुई थी। इसमें थे फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। ओके, तो ये 6 का ग्रुप था पहले। G6। हाँ, शुरुआत में G6 ही था। कनाडा फिर 1976 में जाप, और तब जाके ये बना G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। और यूरोपीय संघ, उसका क्या रोल है? हाँ, वो भी एक दिलचस्प बात है। ईयू भी 1977 से इनकी बैठकों में शामिल होता रहा है। हालांकि उसे सदस्य संख्या में नहीं गिनते, पर वो चर्चाओं में पूरी तरह हिस्सा लेता है। एक तरह से नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर कहते हैं उसे। लेकिन ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, मतलब कोई हेडक्वार्टर, कोई लिखा पढ़ी वाली संधि। नहीं नहीं। तो फिर ये काम कैसे करता है और करता क्या है? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, यही इसकी खासियत भी है, और समझने वाली बात भी। G7 एक अनौपचारिक मंच है, फॉर्मल कुछ नहीं। इसका मुख्य काम है दुनिया के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर सदस्य देशों के बीच सीधी बातचीत करवाना और नीतियों पर एक समझ बनाना। शुरू में क्या मुद्दे थे? शुरू में तो सारा ध्यान अर्थव्यवस्था पर ही था। कैसे स्थिरता लाएं, व्यापार कैसे बढ़े, महंगाई काबू में कैसे रहे और लोगों को रोजगार कैसे मिले। नेता मिलते थे, अपनी अपनी आर्थिक योजनाओं पर बात करते थे और कोशिश करते थे कि सब मिलके चलें, एक कोऑर्डिनेशन हो। अच्छा, और अब इतने सालों बाद क्या अब भी फोकस सिर्फ अर्थव्यवस्था पर है या कुछ बदला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे दुनिया की चुनौतियां सिर्फ पैसे टके तक सीमित नहीं रहीं। अब G7 वैश्विक संकटों पर मतलब तुरंत और मिलकर कदम उठाने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे 2008 का वो बड़ा वित्तीय संकट था, हाँ हाँ, या फिर कोरोना महामारी का दौर, बिल्कुल। या फिर अभी जैसे रूस यूक्रेन युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब पर G7 देश मिलकर बात करते हैं, एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यानी अब ये सिर्फ बात नहीं करता, एक तरह से एक्शन या रिएक्शन भी कोऑर्डिनेट करता है। हाँ, एक्शन मतलब नीतियों में तालमेल बिठाना। ये समूह अब जैसे जलवायु परिवर्तन है, इंटरनेट और तकनीक के नियम कायदे जिसे डिजिटल गवर्नेंस कहते हैं, सबकी सेहत मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा और मानवाधिकार, इन जैसे मुद्दों पर दुनिया का एजेंडा सेट करने में मतलब एक दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। और ये कानून तो नहीं बना सकता ना? नहीं, सीधे तौर पर कानून नहीं बनाता, लेकिन इसके फैसलों का असर दुनिया भर की नीतियों पर पड़ता है। ये एक तरह से कह सकते हैं सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है, दिशा दिखाता है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये दुनिया के अमीर और ताकतवर देशों का क्लब है जो एक जैसी सोच रखते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये उन देशों का समूह है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं काफी विकसित हैं और जहां महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र है। ये आजादी, कानून का राज और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को मानते हैं, साझा करते हैं। अच्छा। शीत युद्ध के समय इसकी अहमियत इसलिए भी थी कि पश्चिमी लोकतंत्र एक साथ आकर दुनिया के मसलों पर बात कर सकें, एक स्टैंड ले सकें, और इसकी जो अनौपचारिकता है ना, हाँ। वो इसे संयुक्त राष्ट्र या IMF जैसी बड़ी संस्थाओं से अलग बनाती है। यहाँ नेताओं के बीच सीधी खुली बात हो पाती है, जो बड़ी फॉर्मल मीटिंग्स में कई बार मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये इसकी अनौपचारिकता और साझा मूल्य, ये इसकी खासियत है। पर आजकल एक और समूह की बहुत चर्चा होती है, रिकॉर्ड? G20। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें क्या बड़ा फर्क है? हाँ, ये समझना जरूरी है, बिल्कुल। देखिए, G7 में दुनिया की 7 सबसे बड़ी पुरानी और विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो एक तरह का छोटा समान सोच वाला ग्रुप है। ठीक है।
वहीं G20 बहुत बड़ा है, उसमें G7 देशों के अलावा भारत, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब जैसी उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। तो मतलब G20 ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हुआ। बिल्कुल, G20 दुनिया का ज्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें अमीर, गरीब, विकसित, विकासशील हर तरह के देश हैं। लेकिन इतने सारे अलग-अलग देशों के बीच जिनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, किसी एक बात पर सहमत होना अक्सर काफी मुश्किल हो जाता है। ज्यादा विविधता मतलब ज्यादा चुनौती भी। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो G7 1970s की आर्थिक चुनौतियों से जन्मा, दुनिया की बड़ी विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक क्लब है। बिल्कुल। शुरुआत अर्थव्यवस्था से हुई, पर अब ये वैश्विक संकटों से निपटने और दुनिया के लिए नियम कायदे तय करने जैसे कई मुद्दों पर काम करता है। एकदम सही। और ये आज भी वैश्विक नीतियों को दिशा देने वाला एक अहम मंच बना हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने का है। आज की दुनिया बदल रही है। कई ताकतवर देश हैं जिसे हम बहुध्रुवीय दुनिया कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या G7 जैसे छोटे, एक जैसी सोच वाले देशों के समूह ज्यादा कारगर है, या फिर G20 जैसे बड़े और ज्यादा विविध मंच भविष्य के लिए बेहतर है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर शायद आगे और बात होगी। बिल्कुल। इस सवाल के साथ ही हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।